हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की EVS पेडागोजी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है? पहला विकल्प है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान पर निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। दूसरा है इस बात को उबारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तीसरा है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। और चौथा है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो पर्यावरण विषय में 6 थीम बताई गई हैं। मैं हर बार आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से हैं। परिवार और दोस्त, भोजन, घर या आश्रय, पानी, यात्रा, वह वस्तुएं जिन्हें हम बनाते हैं और वह काम जिन्हें हम करते हैं। ये 6 थीम दी गई हैं, और इसी में उप थीम यानी उप विषय भी शामिल हैं। परिवार और दोस्त में 4 उप विषय हैं। कौन कौन से? संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे। तो यही कहा गया है कि इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह कौन सा है? यानी कि 3 इसमें कारण हैं परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत पौधे और पशुओं को सम्मिलित करने के, लेकिन एक नहीं है, और जो नहीं है वह बताना है। तो इसमें चौथा विकल्प इसमें नहीं होगा। इसका कारण कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये इसका कारण नहीं है। बाकी ये तीनों ही कारण दिए गए हैं, तो चौथा विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। पहला है समुदाय के साथ अन्योन क्रिया का अवसर प्रदान करना। दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तीसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और चौथा है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो सर्वेक्षण के जो उद्देश्य हैं चारों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ABCD यानी पहला विकल्प इसमें इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि समुदाय के साथ अन्योन क्रिया का अवसर प्रदान करना ये भी सर्वेक्षण का उद्देश्य है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना ये भी उद्देश्य है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, चारों ही सही है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? लिखा है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। दूसरा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। तीसरा है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। और चौथा है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो पर्यावरण की कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करना है, तो बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी ध्यान रखना है। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ये भी। लेकिन इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है सामग्री सस्ती होती है लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा होता है, उससे कई लाभ प्राप्त होते हैं। जरूरी नहीं है कि सामग्री मूल्यवान ही हो। तो ABD इसमें सही है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है?
तो एक कथन को छोड़कर जो बाकी कथन लिखे हुए हैं वे पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक कथन इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वह ऐसा नहीं करता है और वही बताना है। पहला है, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। दूसरा है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। और चौथा है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। बच्चे एक दूसरे से बात करके और बहस करने से अधिक सीखते हैं, सही है। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है और बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। पहला, तीसरा, चौथा सही है, लेकिन एक को छोड़कर इसमें पूछा गया है तो वह दूसरा विकल्प है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ये पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो दूसरा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है कागज पेंसिल परीक्षण, दूसरा है मौखिक प्रश्न, तीसरा है निर्धारण मापनिया और चौथा है दत्त कार्य। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, निर्धारण मापनियां। तो निर्धारण मापनी क्या होती है? यह एक प्रदर्शन मूल्यांकन पद्धति है जो छात्रों को द्विध्रुवीय पैमाने पर दर देती है, जिसमें प्रायः खराब से लेकर उत्कृष्ट तक कई बिंदु होते हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब ये जो 3 विकल्प लिखे हुए हैं, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न और दत्त कार्य, इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो कागज पेंसिल परीक्षण एक क्षमता परीक्षण का संदर्भ है जिसमें छात्र प्रश्न पढ़ें और निम्नलिखित रूप से जवाब दें, यानी कि छात्रों को प्रश्न पढ़ना है और लिखित रूप में जवाब देना है। तो ये होता है कागज पेंसिल परीक्षण। निर्धारण मापनी आपको बता ही दिया। मौखिक प्रश्न तो बोले गए रूप में शिक्षक द्वारा दिए गए प्रश्नों का संदर्भ लेना, ये मौखिक प्रश्न। और दत्त कार्य क्या होता है? अध्ययन के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में छात्रों को आवंटित कार्य का एक टुकड़ा, तो ये होता है दत्त कार्य। तो आपको ये सभी याद रखने हैं और इस प्रश्न में तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, नीचे पौधों के बारे में कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? पहला है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, दूसरा है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो ये पेडागोजी का प्रश्न नहीं है, इसमें आ गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है वैज्ञानिक दृष्टि से जो सही है वह चौथा विकल्प है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। बिल्कुल होती हैं, कद्दू है, बैंगन है, भिंडी है, ये सभी क्या है? ये पौधे के फल ही होते हैं, तो ये सब्जियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? पहला विकल्प है प्रश्न पूछना, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है प्रयोग और चौथा है चर्चा। तो शिक्षिका ने क्या कहा है कि अपने कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछना शामिल है,
अभिव्यक्ति भी शामिल है, चर्चा भी शामिल है, लेकिन प्रयोग कौशल के आकलन की संभावना इसमें नहीं है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। पहला है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। दूसरा है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तीसरा है बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। और चौथा है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो इसमें पूछा गया है कि शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना या श्रेष्ठ विद्यार्थी का न्याय करना, ये भी इसका मतलब हो सकता है। तो पहला विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय, इसको छोड़कर बाकी तीनों ही है, तो पहला विकल्प इसमें इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों को शामिल करना होगा। यहाँ पे छूट गया है, लिख नहीं पाया है, तो ये होगा यहाँ पर। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। पहला है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। दूसरा है बच्चों का स्व आकलन। तीसरा है शिक्षकों का स्व आकलन। और चौथा है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। तो मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ये जो है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन है। चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। पहला है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। दूसरा है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। तीसरा है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। और चौथा है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, तो बच्चे अच्छे तरीके से उसे समझ सकेंगे, यानी बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित होनी चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, पहला है सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा है अवलोकन का विकास करना। तीसरा है वर्गीकरण कौशल का विकास करना। और चौथा है डाटा संग्रह का विकास करना। उपर्युक्त में से कौन से सही है? तो शिक्षक ने क्या किया, विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र दिए और उन पशुओं पर रंग भरने को कहा जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का जो उद्देश्य है वह है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, लेकिन डाटा संग्रह का विकास करना, क्योंकि चित्रों को एकत्रित करने के लिए तो नहीं कहा है कि अपने आसपास रहने वाले जानवरों के चित्रों को एकत्रित करो, उनके नाम और उनके बारे में बताओ, ऐसा तो शिक्षक ने नहीं कहा। तो डाटा संग्रह का विकास करना इसमें नहीं होगा। ABC इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 12 ही प्रश्न ले पाई हूं मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़े अधिक प्रश्न लूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साइंस NCERT से मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सभी करवा दिए हैं। ऑफलाइन वाले तो सभी पेपर करवा दिए हैं, ऑनलाइन वाले कुछ पेपर करवाई हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी वीडियो आपको वहाँ पर एक साथ मिल जाते हैं। NCERT की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है।
और साइंस की मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी है। अभी मैं रिवीजन भी करवाऊंगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो अभी आप प्रैक्टिस वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनमें मैंने लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।